हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया और 15 सबसेक्शन 2 के 3 क्लॉजेस हमने बेटा डिस्कस कर लिए थे। फोर्थ है सिंपल सा, इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। सिंपल सी बात बेटा, आ जाओ। थोड़ा सा हमने जो पहले पढ़ा था बेटा उसे याद करना। फोर्थ है इंटरेस्ट कॉमा लेट फीस कॉमा पेनल्टी एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और बेटा एग्जाम्पल से समझते हैं इसे भी। देखो, सप्लायर, रेसिपिएंट। बेटा अब हुआ क्या है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को 1 जैन 2019 को बेटा सप्लाई करी गुड्स की, सप्लाई करी है गुड्स की। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर एक दो बातें बेटा। ये जो सप्लायर ने रेसिपिएंट को करी है, पहली बात ये बेटा उधार पे है। ठीक है, क्रेडिट सेल है, उधार पे सप्लाई करी है। और दूसरी बात, उधार का समय 2 महीने दिया है बेटा, क्रेडिट पीरियड 2 मंथ्स है। इसका मतलब बच्चे ड्यू डेट, इस सप्लाई की ड्यू डेट बेटा आती है 1 जैन प्लस 2 मंथ्स, 1 फेब 1 मार्च। तो ड्यू डेट आती है 1 मार्च 2019। इसका मतलब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा 1 मार्च 2019 को। ठीक है बेटा। अब ना हुआ क्या, जो सप्लायर था ना, जो सप्लायर था उसने रेसिपिएंट से क्या कहा, इफ यू पे मी आफ्टर 1 मार्च, अगर तू मुझे 1 मार्च के बाद पैसा देगा ना तो मैं तुझसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। देन आई विल चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो मैं तुझसे 12% के हिसाब से क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, अगर तूने मुझे पैसा ड्यू डेट के बाद दिया तो। ठीक है बेटा। और ये सप्लाई करी थी 1 लाख रुपए की। मुझे बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब हुआ क्या बेटा, रेसिपिएंट ने सप्लायर को यह पैसा दिया 1 अप्रैल को। रेसिपिएंट पेज टू सप्लायर ऑन 1 अप्रैल 19। मतलब रेसिपिएंट ने पेमेंट में डिले करा, कितने महीने का, 1 महीने का डिले करा। बेटा पैसा देना कब चाहिए था, 1 मार्च को, दिया कब, 1 अप्रैल को। तो कितने मंथ्स का डिले है, 1 महीने का। तो बताओगे रेसिपिएंट सप्लायर को बेटा कितना देगा? रेसिपिएंट सप्लायर को 1 लाख रुपए तो देगा ही देगा बेटा, जो गुड्स का था। इसके अलावा रेसिपिएंट सप्लायर को 1 महीने का क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। निकालो, 1 लाख रुपए पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 12%। कितने महीने का, 1 महीने का। तो ये आता है 1000 रुपए। इसका मतलब रेसिपिएंट सप्लायर को टोटल कितने देगा, 1,01,000 रुपए। बात समझ आई? अब बेटा उन्होंने अब क्या कहा,
सुनो सुनो, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो 1,00,000 रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया है ना, ये तो है ट्रांजैक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, ठीक है। और उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज करी है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो ये 1,000 ऐड होगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी। तो बेटा उन्होंने क्या कहा है, सुनो, उन्होंने कहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड होगा, क्या होगा बेटा, ऐड होगा अगर कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी सप्लायर ने रेसिपिएंट से चार्ज करी है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो बेटा इस 1,01,000 को क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है बेटा। और इस वैल्यू ऑफ सप्लाई पे क्या आएगा, जीएसटी। बात बताओ बेटा, समझ आया। लेकिन बेटा एक बात बड़ी काम की और बताऊं आपको बेटा, ऑल्दो जीएसटी पूरे 1,01,000 पे आएगा, ऑल्दो जीएसटी पूरे 1,01,000 पे आएगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई बेटा दोनों का अलग अलग होगा। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बेटा, 1,00,000 पे जो जीएसटी आएगा ना, उसका तो टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा एज पर फॉरवर्ड चार्ज का नॉर्मल केस, IDR विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और इसका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा सबसे लास्ट वाला 12 सबसेक्शन 6, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा। और उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता था बेटा, जिस दिन आपको ये इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी क्या हुआ है रिसीव, कौन सी डेट को रिसीव हुआ है बेटा, 1 अप्रैल को क्या हुआ है रिसीव। तो ऑल्दो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी को ऐड करोगे, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई बेटा इन दोनों का अलग अलग आएगा। इसका तो टाइम ऑफ सप्लाई आएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, IDR विच एवर इज अर्लियर, IDR विच एवर इज अर्लियर। और बेटा इसका टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंटरेस्ट, यानी 1 अप्रैल। तो ऑल्दो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय इंटरेस्ट 1,00,000 में ऐड होगा, लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई 1,00,000 का और 1,000 रुपए का अलग अलग आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई का केस हो गया। सब बताओ बेटा, बात समझ आई। तो याद रखना वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय 1,00,000 में क्या ऐड होगा, अगर सप्लायर रेसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा चार्ज कर रहा है तो वो ऐड होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई बेटा 1,00,000 का अलग आएगा, 1,000 रुपए का अलग आएगा, रूल्स अलग अलग हैं। फॉरवर्ड चार्ज पे तो आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, मैं गुड्स की बात कर रहा हूं, और इस पे आएगा 12 सबसेक्शन 6। तो टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग आएगा, हाउएवर वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय दोनों ऐड हो जाएंगे। बताओ बेटा मेरे को, क्लॉज डी क्लियर हुआ, कॉपी कर लो बेटा, फिर आगे चलते हैं। क्लियर हो रहा है बेटा सबको, चलें आगे चलें। देखो बेटा लास्ट वाला वैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको याद आएगा, सब्सिडीज अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडीज, क्लॉज ई। याद आता है बेटा सब्सिडी, अगर आपको याद हो चैप्टर 2 हमने बेटा कंसिडरेशन की डेफिनेशन करी थी, उसमें हमने सब्सिडीज का इफेक्ट बेटा डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूं, 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ई।
सब्सिडीज। बेटा अपना एक बार जरा मेरी बात सुनना। बेटा सब्सिडीज ना दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं बेटा गवर्नमेंट सब्सिडीज और एक होती हैं नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज। बेटा अगर आपको ना कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद हो तो बेटा कंसिडरेशन की डेफिनेशन ने ना स्पेसिफिकली बेटा गवर्नमेंट सब्सिडीज को एक्सक्लूड किया था। मतलब कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या कहती थी? गवर्नमेंट सब्सिडीज शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन। और क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है बेटा उस पे जीएसटी नहीं आता है, इसका मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा गवर्नमेंट सब्सिडीज वैल्यू ऑफ सप्लाई से एक्सक्लूडेड रहेंगी, उन पे जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि बेटा गवर्नमेंट सब्सिडीज को कंसिडरेशन नहीं माना गया है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। हां अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं दे आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो गवर्नमेंट सब्सिडीज आर नॉट कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन, दे आर नॉट रिगार्डेड एज कंसिडरेशन। और जब कंसिडरेशन नहीं है उस पे बेटा जीएसटी नहीं आता है। हाउएवर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडीज जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, उन्हें कंसिडरेशन माना जाता है तो उन पे जीएसटी आएगा बेटा। अभी एग्जांपल से बताता हूं आपको। वैसे वही वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं जो ऑलरेडी आपसे पहले किया था, एक बार दोबारा करें। देखो मेसर्स एबी एंड कंपनी। बेटा ये जो मेसर्स एबी एंड कंपनी है ना, इनका बेटा बेसिकली बिजनेस किस चीज का है? इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, जो बेसिकली बेटा क्या मैन्युफैक्चर करती है? नोटबुक्स, रजिस्टर्स, कॉपीज, ये लोग क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर। और बेटा ये लोग क्या करते हैं फिर? जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स, उनको ये नोटबुक्स, कॉपीज, रजिस्टर्स क्या करे जाते हैं? सप्लाई। तो मेसर्स एबी एंड कंपनी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को कॉपीज, नोटबुक्स वगैरह की क्या करती है बेटा? सप्लाई करती है। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनना। और बेटा एक नोटबुक का जो प्राइस है ना वो 80 रुपये है जो वो चार्ज करती है स्टूडेंट से, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, जो गवर्नमेंट थी ना बेटा, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने इस बात को नोटिस किया कि मेसर्स एबी एंड कंपनी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को एक नोटबुक, एक रजिस्टर 80 रुपए का बेचती है। तो गवर्नमेंट का बेटा फरमान आ गया मेसर्स एबी एंड कंपनी के पास कि भैया स्कूल के बच्चे हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के, फाइनेंशियल पोजीशन इनकी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, इनसे एक एक रजिस्टर का 80-80 रुपए कैसे चार्ज कर सकते हो? हम आपको ये ऑर्डर देते हैं कि आप एक रजिस्टर का इन बच्चों से 50 रुपए से ऊपर चार्ज नहीं करोगे। मेसर्स एबी एंड कंपनी ने गवर्नमेंट को क्या कहा कि 50 रुपए चार्ज करने से तो अच्छा है मैं फैक्ट्री ही बंद कर दूं अपनी, क्योंकि मैं नुकसान पे काम नहीं कर सकता। एक रजिस्टर बनाने की कॉस्ट ही 60 रुपए है, मैं 50 रुपए पे कैसे बेच दूं? गवर्नमेंट कहती है कि हम तुझे नुकसान पे काम करने को कहां कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बच्चों से तू 80 रुपए चार्ज नहीं करेगा, बच्चों से तू 80 रुपए चार्ज नहीं करेगा। इंस्टेड बच्चों से तू चार्ज करेगा 50 रुपए। अच्छा, कितने रुपए की कमी पड़ रही है? 30 रुपए की। वो 30 रुपए तुझको हम देंगे एज सब्सिडी।
वो 30 रुपए तुझे हम देंगे एज सब्सिडी। तो तेरे को तो 80 मिल गए ना, 50 बच्चों से और 30 हमसे, तो 80 रुपए तुझे पूरा मिल गया। अब काय की दिक्कत है? बात समझ आई? अब मुझे बेटा जानना है जीएसटी 80 पे आएगा, 50 पे आएगा, 30 पे आएगा, जीएसटी किस पे आएगा बेटा? तो याद रखना बेटा, गवर्नमेंट सब्सिडी को, बेटा गवर्नमेंट सब्सिडी को कंसिडरेशन माना नहीं गया है। कौन सी सब्सिडी को? गवर्नमेंट सब्सिडी इज नॉट रिगार्डेड एज कंसिडरेशन। इसे कंसिडरेशन माना नहीं गया है, और जब कंसिडरेशन नहीं है तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगा तो इस पे जीएसटी कैसे लग सकता है? जीएसटी भी नहीं लगेगा। पक्का? तो फिर बेटा जीएसटी किस पे आएगा? 50 रुपए पे। सपोज 18% है या 10% है, चलो तो 50 पे 10%, 5 रुपए का जीएसटी, 55 रुपए। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? पक्का? एक बात याद रखना, अगर ये गवर्नमेंट की जगह, अगर गवर्नमेंट की जगह बेटा ये सब्सिडी किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी होती, एनजीओ ने, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बेटा वो सब्सिडी इंक्लूड होती है बेटा फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जीएसटी पूरे 80 पे आएगा। तो नोट डाल के लिखना एक, इफ सब्सिडी was given by a non-government organization, then GST shall be charged on ₹80। पूरे 80 रुपए पे बेटा जीएसटी आता, ठीक है? दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी ₹80। वैल्यू ऑफ सप्लाई को 80 माना जाता, ना कि 50। अगर बेटा ये सब्सिडी किसने दी होती? किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। हां, अगर गवर्नमेंट ने दी है तो बेटा उसे कंसिडरेशन माना नहीं जाता है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आएगी, तो उस पर जीएसटी नहीं आएगा। तो जीएसटी सिर्फ कितने पे आएगा? 50 रुपए पे। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने दी है तो वो इंक्लूड होगी सब्सिडी वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। और पूरे 80 रुपए पे बेटा आपका क्या आएगा? जीएसटी। वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी ₹80। समझ आया बेटा? तो ये आपके बच्चे 5 क्लॉजेस थे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। तो बता दो बेटा किस किस चीज को ऐड करना है 15 सबसेक्शन 2 में? पहला, एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेसेस, फीस एटसेट्रा अदर देन जीएसटी। सेकंड, अमाउंट पेबल बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई। तीसरा, अगर सप्लायर ने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर करे हैं इन रिलेशन टू सप्लाई और वो उन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को रिकवर कर रहा है फ्रॉम रेसिपिएंट, तो ऐड होंगे। फोर्थ, एनी इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी एटसेट्रा चार्ज किया है फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो ऐड होगा बेटा। हाउएवर टाइम ऑफ सप्लाई दोनों का अलग अलग आएगा। और फिफ्थ पॉइंट बेटा, सब्सिडी, याद रखना अगर गवर्नमेंट से मिली है सब्सिडी वो ऐड नहीं होगी, अगर नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो वो ऐड होगी। लो बेटा, ये आपका सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 कॉपी करो बच्चे, फिर लास्ट सबसेक्शन चलते हैं। ध्यान से बेटा, वो इंपॉर्टेंट है, करें? आओ। तो बेटा अब लास्ट बचता है, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, सेक्शन 15 सबसेक्शन 3। अब बेटा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में ना एक ही चीज कवर्ड है बेटा, एंड दैट इज डिस्काउंट। और बेटा मेरे साथ साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लेकिन कंसेप्ट समझने वाला है,
और सिंपल है, आपको समझ आएगा बेटा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, और बेटा सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 किसकी बात करता है? डिस्काउंट की बात करता है बेटा। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 टॉक्स अबाउट डिस्काउंट। एक चार्ट पहले बना लेते हैं, फिर हम समझना शुरू करेंगे। लिखो बेटा पहला केस, डिस्काउंट गिवन ऑन और बिफोर। यहां थोड़ा सा ऐसे लिखना बेटा, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और दूसरा, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई। अगर डिस्काउंट गिवन है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, लिखना, सब समझेंगे बेटा। सच डिस्काउंट इज reflected in invoice. Such discount is reflected in invoice. Such discount is not reflected in invoice. Such discount is not reflected in। इसमें लिखना, agreement existed at the time of supply। agreement existed at the time of supply। और second, agreement did not exist at the time of supply। agreement did not exist at the time of supply। इसमें लिखो टू बी एक्सक्लूडेड। टू बी एक्सक्लूडेड provided ITC input tax credit is reversed by recipient। provided ITC is reversed by recipient। बेटा अभी लिखते रहो, फिर समझते हैं। और ये आ जाएगा बेटा नॉट टू बी एक्सक्लूडेड। नॉट टू बी एक्सक्लूडेड। कॉपी करो बेटा, फिर हम समझना शुरू करेंगे बच्चे।
ठीक है बेटा, चलो 3 केस करने हैं बेटा। पहला लिखो नोट 1, जो सबसे पहला है। पहला क्या था? डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत सिंपल बात बेटा, आओ नोट 1, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझो, सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सप्लायर रेसिपिएंट, सुनना बेटा। बेटा हुआ क्या, सप्लायर ने रेसिपिएंट को कुछ गुड्स की सप्लाई करी, कुछ गुड्स की। ठीक है बेटे, 1 लाख रुपए के गुड्स की सप्लाई करी। तो बेटा अब हम लोगों की आदत क्या होती है, हम रेसिपिएंट हैं, हम लोगों ने बेटा डिस्काउंट मांगना ही मांगना है ना। हम बोलते ना भैया कुछ डिस्काउंट वगैरह है क्या। तो रेसिपिएंट ने बेटा सप्लायर से क्या मांगा, डिस्काउंट। ठीक है, और बेटा सप्लायर ने रेसिपिएंट को 5% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, सप्लायर ने इनवॉइस बनाया, ठीक है। इनवॉइस में उसने लिखा प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख माइनस, बेटा इस डिस्काउंट को जनरली हम ट्रेड डिस्काउंट कह सकते हैं ना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना, 5% का ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख पे 5%, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई आ गई 95,000। और इस पे बेटा सप्लायर आपसे क्या ले लेगा, जीएसटी ले लेगा। सपोज 10% का है, तो 95,000 पे 10%, 9500 का जीएसटी, तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाती है 1,04,500। बात समझ आई? सिंपल बात है बेटा, कुछ नहीं। सुनो, सिंपल बात। अब सुनो, आपको जो पहला पॉइंट है डिस्काउंट का, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3, वो क्या कहता है? वो कहता है अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई डिस्काउंट दिया, कब एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई करते समय सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या दिया, डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो, कर रहा है ना बेटा, इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब होता है वो दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को बच्चे कोई क्या दिया, डिस्काउंट दिया है। अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्या दिया है, कोई डिस्काउंट, कैसे पता चलेगा वो डिस्काउंट कब दिया है बेटा? अगर वो डिस्काउंट इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, इनवॉइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है बेटा, इसका मतलब वो डिस्काउंट दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और बेटा जो डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है ना, सप्लाई के वक्त, वो बेटा एक्सक्लूड होता है, माइनस होता है while कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो बात सिंपल है बेटा, सुनो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो डिस्काउंट दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच इज रिफ्लेक्टेड इन इनवॉइस, तो वो डिस्काउंट डिडक्ट होगा, एक्सक्लूड होगा, माइनस होगा while कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। मतलब बेटा जीएसटी 1 लाख पे आएगा या 95 पे आएगा बेटा? 95 पे आएगा। और ये बात तो बेटा आपको ना कोई नई बात थोड़ी ना है बेटा, ये बात तो आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 भी तो कहता है कि हम ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको मानेंगे, अमाउंट
पेड और पेबल। अब बताओ रेसिपिएंट ने पैसा देना कितना है सप्लायर को, 1,00,000 देना है या 95 देना है बेटा, 95 देना है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1,00,000 को माना जाएगा या 95 को, 95 को माना जाएगा बेटा। बात समझ आई सबको। तो यह बात तो आपको सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 भी कहता है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको माना जाएगा, अमाउंट पेड और पेबल, जितना पैसा आपको देना है सप्लायर को या दे चुके हो सप्लायर को। तो 1,00,000 थोड़ी ना देना है बेटा, 95 देना है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू किसको माना जाएगा, 95 को। बात जो मैंने कही वो क्लियर हुई। तो बेटा बात समझ आई, सुनो। जो डिस्काउंट सप्लायर ने रेसिपिएंट को दिया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई विच इज शोन इन इनवॉइस, तो वो डिस्काउंट बेटा डिडक्ट होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा 1,00,000 को नहीं 95,000 को माना जाएगा। समझ आई बेटा बात सबको। ये तो आपका नोट 1 हो गया बेटा, कॉपी करो। सिंपल था ये तो, समझ आए बेटा, सिंपल बात। तो डिस्काउंट के बाद की जो वैल्यू है उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई मानोगे ना, क्योंकि वही तो है अमाउंट पेड ऑब्लिक पेबल। अमाउंट पेड ऑब्लिक पेबल कोई 1,00,000 थोड़ी ना है, अमाउंट पेड ऑब्लिक पेबल तो 95 है, तो उसे माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ आया। ये तो हो गया बेटा नोट नंबर 1। अब ये जो केस है ना, ध्यान से समझने वाला है बेटा। नोट नंबर 2, अब सुनना ध्यान से, ये क्या है ध्यान से देखना बेटा। डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, मतलब सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया। और बेटा क्योंकि सप्लाई करने के बाद दिया है तो वो डिस्काउंट इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बेटा, इनवॉइस में वही डिस्काउंट रिफ्लेक्ट करेगा जो दिया गया है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपने जो डिस्काउंट आफ्टर सप्लाई दिया है वो इनवॉइस में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ये बेटा अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, आओ मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं। बहुत सिंपल केस है, लॉजिकली सोचना बेटा। नोट नंबर 2 लिखो, क्या है, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई, सप्लाई के बाद दिया गया है डिस्काउंट, बट अग्रीमेंट एग्जिस्टेड ऑन सप्लाई, बट अग्रीमेंट एग्जिस्टेड ऑन सप्लाई। तो डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है लेकिन अग्रीमेंट सप्लाई के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। आओ बेटा समझाता हूं आपको, देखो समझना ध्यान से। सप्लायर और रेसिपिएंट, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। बेटा सप्लायर ने ना 1 जनवरी 19 को रेसिपिएंट को सप्लाई करी, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, 1,00,000 रुपए की। और बेटा उसने ये सप्लाई करी है उधार पे, ठीक है। और बेटा उधार का समय दिया है सप्लायर ने रेसिपिएंट को 2 महीने। बात समझ आई? सुनो ध्यान से सुनिए बेटा। इसका मतलब बताओ ड्यू डेट बेटा इसकी क्या आती है, 1 जनवरी प्लस 2 मंथ्स बेटा, 1 मार्च 19। मतलब रेसिपिएंट को पैसा 1 मार्च 19 तक पे करना है। अब सुनो सुनो ध्यान से बेटा, आज 1 जनवरी 19 है, सुनो आज 1 जनवरी 19 है बेटा। अब रेसिपिएंट ने ना सप्लायर से कहा कि यार कुछ डिस्काउंट तो दे। सप्लायर ने क्या कहा, सप्लायर ने कहा देख भाई कोई डिस्काउंट नहीं है, इस प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर तू मुझे पैसा ड्यू डेट से पहले देता है ना, मतलब 1 मार्च से पहले देता है,
तो तेरे को डिस्काउंट दे सकता हूं। बात समझ आई जो मैंने कहा? तो रेसिपिएंट ने सप्लायर से आज डिस्काउंट मांगा, सप्लायर ने कहा यार डिस्काउंट नहीं है, लेकिन अगर तू फ्यूचर में मुझे 1 मार्च से पहले पैसा दे देता है ना, तो मैं डिस्काउंट तेरे को दे दूंगा। तो सप्लायर ने बेटा रेसिपिएंट के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। आज के आज क्या अग्रीमेंट कर लिया? इफ यू पे मी बिफोर 1st मार्च आई विल गिव यू 5% डिस्काउंट। और बेटा इस डिस्काउंट को फिर आप डिस्काउंट कौन सा वाला कहोगे बेटा? ये फिर कैश डिस्काउंट होता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए तो कैश डिस्काउंट होता है ना, ये डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जा रहा है। तो अगर तू मुझे पैसा 1 मार्च से पहले देते हो तो मैं तुझे डिस्काउंट दे दूंगा 5% का। मतलब एक बात समझो बेटा, एक बात समझो, सप्लायर ने रेसिपिएंट को जो डिस्काउंट दे रहा है ना, वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई नहीं दे रहा है। अगर देगा तो आफ्टर सप्लाई देगा, और वो भी तब अगर रेसिपिएंट 1 मार्च से पहले पैसा देता है। और इस बात का अग्रीमेंट सप्लाई करते समय एग्जिस्ट करता था। तो बात समझो बेटा, डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा, लेकिन अग्रीमेंट पहले से क्या करता है? एग्जिस्ट। डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा, लेकिन उसका अग्रीमेंट आज एग्जिस्ट करता है। खैर अभी उसमें बाद में आता हूं बेटा, अभी सुनो। अब क्या हुआ बेटा? सप्लायर ने रेसिपिएंट को इशू करा इनवॉइस। आज क्या लिखा होगा बेटा इनवॉइस में? अपने आप बताओ। प्राइस ऑफ गुड्स 1 लाख। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ये डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट इस इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होगा बेटा? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा इनवॉइस तो इशू हो रहा है आज, यानी 1 जनवरी को, और डिस्काउंट कब दिया जाएगा? फ्यूचर में, वो भी तब अगर आर रेसिपिएंट पहले पैसा देता है तो हमें आज थोड़ी ना पता है कि फ्यूचर में वो पैसा 1 मार्च से पहले देगा या 1 मार्च के बाद देगा। तो बेटा वो इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब सीधे इस पे क्या आ जाएगा बेटा? जीएसटी आ जाएगा। ध्यान से सुनना बेटा, 10% का। तो 10,000 रुपए का आ गया बेटा जीएसटी, और इनवॉइस बन गया 1,10,000 का। मेरी बात अभी बस ध्यान से सुननी है बेटा, जो मैं कहूंगा। ये बन गया इनवॉइस, और ये इनवॉइस सप्लायर ने किसको दे दिया बेटा? ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, रेसिपिएंट को दे दिया। ये इनवॉइस सप्लायर ने बेटा किसको दे दिया? रेसिपिएंट को दे दिया। पक्का बेटा? अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ? कॉपी कर लिया बेटा ये बेटा। अब क्या हुआ? रेसिपिएंट ने ये पैसा सप्लायर को ना दे दिया, सपोज 1 फरवरी को, मतलब 1 मार्च को देना था, 1 फरवरी को ही दे दिया, 1 महीना पहले बेटा। तो रेसिपिएंट ने बेटा सप्लायर को ये पैसा 1 महीने पहले ही दे दिया। रेसिपिएंट ने सप्लायर को ये पैसा 1 महीने पहले ही दे दिया है। ठीक है? तो यहां पर लिखना रेसिपिएंट पेज टू सप्लायर ऑन 1 February 19। कोई बताएगा बेटा? सुनो, अब कोई बताएगा बेटा कि रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितना दिया होगा? बेटा जीएसटी हटा के बोलना, जीएसटी हटा के। वैसे बताओ गुड्स का प्राइस क्या था बेटा? 1 लाख रुपए, है ना? अच्छा अब बताओ, उसने 1 फरवरी को दे दिया, 1 महीना पहले, तो डिस्काउंट बनता है बेटा 5% के हिसाब से, है ना? तो अगर मैं 1 लाख रुपए पे बेटा 5% के हिसाब से डिस्काउंट निकालूं, तो सुनना मेरी बात,
बेटा ये बनता है आपका 1,00,000 रुपए पे 5%, 5,000। ये तो बेटा पूरे साल का है, एक महीना पहले दिया तो एक महीने का इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, 417 रुपए का डिस्काउंट बनता है बेटा उसका। तो 1,00,000 माइनस 417, 99,583। बेटा इस 99,583 को क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। इसको माना जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आपको एक बात समझ आई? सुनो सुनो, एक बात समझ आई? इस केस में बेटा ये डिस्काउंट, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है बेटा। ये जो डिस्काउंट है ये सप्लाई के टाइम पे दिया गया या आफ्टर सप्लाई दिया गया? ये बेटा सप्लाई के टाइम पे अगर दिया जाता तो ये इनवॉइस में मेंशन्ड होता। सप्लाई के टाइम पे नहीं दिया गया है बेटा, ये बाद में दिया गया है, इसीलिए तो इनवॉइस में मेंशन नहीं है। लेकिन बेटा अग्रीमेंट पहले से एग्जिस्ट करता था, अग्रीमेंट एग्जिस्ट बेटा करता था पहले से। ऑल्दो ये डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है, लेकिन अग्रीमेंट सप्लाई के वक्त पे एग्जिस्ट करता था। इस डिस्काउंट का अग्रीमेंट सप्लाई के वक्त एग्जिस्ट करता था। ऑल्दो डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया गया है, लेकिन अग्रीमेंट पहले से एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर आपने डिस्काउंट, ध्यान से सुनना, अगर आपने डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया है, लेकिन उस डिस्काउंट को देने का अग्रीमेंट सप्लाई के वक्त एग्जिस्ट करता था, तो आप उस डिस्काउंट को डिडक्ट कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 99,583 आएगी और इस पे आएगा बेटा जीएसटी 10% का। कितना? 9958, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, प्लस 9958, तो 109,541। तो इतना पैसा रेसिपिएंट पे करेगा बेटा सप्लायर को। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, अभी पहले आप कॉपी करो, कॉपी करना है बेटा। और ना कंसेप्ट बेटा समझना है, रटना कुछ नहीं है यहां पर, कंसेप्ट समझना है। तो मेरे को बताओ रेसिपिएंट सप्लायर को कितना पैसा देगा बेटा? 109,541। ये पैसा कौन किसको देगा? रेसिपिएंट सप्लायर को देगा। ये पैसा बेटा रेसिपिएंट, सॉरी 2 मिनट, ये पैसा बेटा रेसिपिएंट देगा किसको? सप्लायर को। बात समझ आई? पक्का? अब बेटा उन्होंने अब एक बात और कही, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा। उन्होंने एक बात यहां पर क्या कही कि ना, यहां पर देखना जो मैं कहूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो बेटा, यहां पर देखो, इधर मेरी बात समझना बेटा। एक बात बताओ, ये देखो इस इनवॉइस को देखो बेटा, इस इनवॉइस में कितना जीएसटी मेंशन था? इस इनवॉइस में 10,000 का जीएसटी मेंशन था। अभी नीचे मत देखना बेटा, इस 10,000 को देखना। ये 10,000 का जीएसटी बताओ बेटा सप्लायर के लिए क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स है ना। रेसिपिएंट के लिए क्या बनेगा बेटा? इनपुट टैक्स। बात समझना, सप्लायर के लिए क्या बनेगा? आउटपुट टैक्स। रेसिपिएंट के लिए क्या बनेगा? इनपुट टैक्स। तो ये 10,000 रेसिपिएंट का क्या है? इनपुट टैक्स। ये 10,000 रेसिपिएंट के लिए बेटा क्या है? इनपुट टैक्स है ये। और एक बात सुनो, हो सकता है बेटा, सुनो मैं जो कहूंगा सुनना, हो सकता है बेटा रेसिपिएंट इस इनपुट टैक्स का 10,000 रुपए का ऑलरेडी बेटा अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट क्या ले चुका हो? क्रेडिट ले चुका हो। ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताओ, सप्लायर ने रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू करा जिसमें जीएसटी कितना लिखा था? 10,000। वो जीएसटी सप्लायर का आउटपुट टैक्स है, लेकिन रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स है।
हो सकता है बेटा रेसिपिएंट उस इनपुट टैक्स का ऑलरेडी अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट क्या ले चुका है बेटा, क्रेडिट ले चुका है। लेकिन बेटा अगर लॉजिकली अगर आप सोचो तो रेसिपिएंट का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट 10,000 का तो बनता ही नहीं था ना बेटा। उसने तो कितना जीएसटी दिया बेटा सप्लायर को, 9958। सप्लायर ने ये जीएसटी किसको जमा करवाया बेटा, गवर्नमेंट के खाते में। सप्लायर ने ये जीएसटी किसके खाते में जमा करवाया, गवर्नमेंट के खाते में। कितना जमा करवाया, 9958। बेटा एक बात बताओ, जब रेसिपिएंट से सप्लायर को मिला 9958 तो गवर्नमेंट के खाते में कितना गया, 9958। तो बेटा एक बात बताओ, गवर्नमेंट बेटा रेसिपिएंट को बेटा क्रेडिट 10,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा कैसे दे सकती है, जब सप्लायर के पास से मिला 9958 तो रेसिपिएंट क्रेडिट 10 का कैसे ले सकता है बेटा। रेसिपिएंट क्रेडिट सिर्फ कितने का ले सकता है, 9958 का ही तो ले सकता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के पास सप्लायर के थ्रू 9958 ही जमा करवाया है। तो रेसिपिएंट 10 का क्रेडिट कैसे ले लेगा, जबकि उसने 10 का क्रेडिट तो पहले ही ले लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। बात समझ आई। तो बेटा उन्होंने एक शर्त लगाई है यहां पर, उन्होंने कहा तूने क्रेडिट लिया 10 का, ले लिया तूने क्रेडिट आईटीसी का, लेकिन तेरा क्रेडिट लेने वाला बनता था 9952, तो लेना चाहिए था 9958। सॉरी, तूने लिया 10, कितना फालतू ले लिया तूने, 42 का एक्सेस क्रेडिट ले लिया है तूने। तो तुझे ये एक्सेस क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, पहले रिवर्स करना पड़ेगा, तभी आगे की बात आती है। तो तुझे ये 42 का एक्सेस क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा क्रेडिट बनता था 9958, लेकिन तूने ले लिया था कितना, 10,000 ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। तो याद रखना, तुझे 42 का एक्सेस क्रेडिट जो तूने लिया है, तुझे उसका रिवर्सल करना पड़ेगा, वो तुझे रिवर्स करना पड़ेगा बेटा क्रेडिट। बात समझ आई बेटा जो मैंने कही। तो ये एक शर्त है जो गवर्नमेंट ने लगाई है। सब बताओ, बात समझ आई, कॉपी करो बेटा यहां तक। मेरे ख्याल से बच्चे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कोई। ठीक है बेटा। तो एक बार अगर हम ये वाला पॉइंट फिर से बेटा देखें, ऊपर आओ मेरे साथ साथ। तो इसमें बेटा क्या चीजें हैं, सुनो, याद रखने वाली बेटा क्या चीजें हैं। बेटा इसमें याद रखने वाली क्या क्या चीजें हैं, सुनो। पहली चीज है, डिस्काउंट कब दिया गया है बेटा, आफ्टर सप्लाई। लेकिन अग्रीमेंट कब एग्जिस्ट करता था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उन्होंने कहा अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई डिस्काउंट दिया सप्लाई के बाद, लेकिन अग्रीमेंट सप्लाई के वक्त एग्जिस्ट करता था, तो वो डिस्काउंट डिडक्ट होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, डिडक्ट होगा बेटा। लेकिन शर्त क्या है, अगर रेसिपिएंट ने पूरे 10,000 का आईटीसी पहले ले लिया था ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, तो उसे एक्सेस आईटीसी को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सारा नहीं, एक्सेस आईटीसी उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। और हमारे वाले केस में बेटा 10,000 का उसने लिया था और बनता था 9958, यानी 42 का एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई। और बेटा लास्ट आता है, सिंपल है, खास कुछ नहीं बेटा। सुनो, अब लास्ट केस कौन सा बचता है, देखो उसमें बेटा खास कोई डिस्कशन वाली बात है नहीं। डिस्काउंट कब दिया गया है बेटा, कब दिया गया है डिस्काउंट, सप्लाई के बाद। सप्लाई के बाद दिया गया है, इसका मतलब वो डिस्काउंट इनवॉइस में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
और पहले से कोई अग्रीमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब डिस्काउंट भी सप्लाई के बाद है और अग्रीमेंट भी पहले से कोई नहीं था इस डिस्काउंट का। तो उन्होंने कहा डिस्काउंट भी सप्लाई के बाद दिया, सप्लाई के वक्त कोई अग्रीमेंट भी नहीं था, तो ऐसा डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 5% का डिस्काउंट अगर सप्लाई के बाद दिया है और पहले से कोई इस डिस्काउंट का अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो याद रखना यह 5% डिडक्ट नहीं होगा 1 लाख में से वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। पूरे 1 लाख को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। बात समझ आई? डिस्काउंट कब दिया बेटा? सप्लाई के बाद। पहले से कोई अग्रीमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो गवर्नमेंट ने कहा डिस्काउंट भी बाद में दिया, पहले से कोई अग्रीमेंट भी नहीं था, तो इस डिस्काउंट को तो भूल जाओ, ये डिडक्ट नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो 1 लाख में से 5% का डिस्काउंट दिया ना, 5% डिडक्ट नहीं होगा वाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ सप्लाई। पूरे 1 लाख को वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इंपॉर्टेंट केस बेटा डिस्काउंट का, लेकिन मेरे ख्याल से बेटे काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया है, आप सबको बच्चे क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो लो बेटा, आपका चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट जितना था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपके स्टडी मटेरियल से। चैप्टर बेटा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बाकी बच्चे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।